बस में बैठी दुआ कर रही थी कि काश आज वो लड़के स्टॉप पर ना हो। वो 2 हफ्तों से बहुत परेशान थी। कॉलेज से वापसी पर 3 लड़के उसे बहुत तंग करते, कभी आवाजें कसते, कभी सीटियां बजाते। वो इसी परेशानी में थी कि उसका स्टॉप आ गया। वो बस से उतरकर घर की तरफ बढ़ी। अरे वो देखो शहजादी आई, उनमें से एक लड़का हबासत से बोला। कभी हमारी तरफ भी नजरे करम हो जाए, दूसरा दिल पे हाथ रख के बोला। इससे पहले कि वो कोई और आमियाना गुफ्तगू करते, वो तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ गई। अरीबा फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वो हमेशा से इसी रास्ते से बस स्टॉप पर आती, पहले स्कूल बस के लिए और अब कॉलेज जाने के लिए। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अब पिछले चंद हफ्तों से ये लड़के न जाने क्यों उसकी कॉलेज वापसी के टाइम पे यहाँ डेरा जमाए होते। उनकी वहाँ मौजूदगी से उसे कोई मतलब ना था। वो उसे तंग करते, उसके साथ बदतमीजी करते थे, इसलिए उनकी वहाँ मौजूदगी उसे परेशान करती। अरीबा के एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए वो हर बात और हर परेशानी को भूलकर अपनी स्टडी पर तवज्जो देना चाहती। वो पोजीशन होल्डर थी, इसलिए वो हर दफा की तरह इस दफा भी अपनी पोजीशन को बरकरार रखना चाहती थी। अरीबा ने बस से उतरते दूर से ही उन लड़कों को देख लिया। वो नजरें झुकाए उन्हें नजरअंदाज किए आगे बढ़ने लगी, पर आज तो हद ही हो गई। उनमें से एक लड़का उसका रास्ता रोके एक कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, इस पे मेरा नंबर है, रात को कॉल करना। अरीबा का उसकी बदतमीजी पे खून खोलने लगा, पर वो उसे नजरअंदाज किए आगे बढ़ने लगी। जानू दीवाने हैं तुम्हारे, हर बात राज रखेंगे। उसने बेगैरती की इंतहा कर दी। इंतहाई बदतमीज और जाहिल इंसान हो तुम। वो बामुश्किल अपने आंसुओं पे काबू पाते गुर्राई। अरीबा आज 2 दिन से कॉलेज नहीं गई थी। वो इस दिन वाले वाक़े से बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। वो अपने घर में सबसे छोटी थी। उससे बड़ा भाई था जो एमफिल कर रहा था और सबसे बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। अरीबा बेटा क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। पिछले 2 दिन से तुम ना तो हंस बोल रही हो और ना ही ठीक से स्टडी कर रही हो। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? फरहत बेगम उसके पास बैठ के प्यार से पूछने लगी। मामा मैं ठीक हूँ। अरीबा उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अरीबा तुम 2 दिन से कॉलेज नहीं गई, तुम तो कभी बिला वजह छुट्टी नहीं करती। क्या बात है बेटा, अपनी मामा को नहीं बताओगी? फरहत बेगम ने बड़े प्यार से पूछा। मामा, अरीबा रोने लगी और फिर उसने सारी बात अपने मामा को बता दी। बेटा इतना कुछ हो गया, तुमने बताया ही नहीं। फरहत परेशान हुई। मामा मैं आपको और बाबा को परेशान नहीं करना चाहती। पहले तो वो बस आवाजें कसते थे, मगर उनकी उस दिन की हरकत की वजह से मेरा घर से बाहर जाने का दिल नहीं चाहता। मैं अब उनकी बदतमीजियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा तुम परेशान मत हो, रात को तुम्हारे पापा आते हैं तो मैं बात करती हूँ। फरहत ने उसे प्यार से तसल्ली दी। उन लड़कों की इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेटी को तंग करे। याकूब साहब गुस्से में आग बगोला हुए। याकूब जवान बेटी का मामला है, गुस्से से नहीं तहम्मुल से हल करना होगा, और घर में जवान बेटा भी है। अगर उस तक ये बात पहुंची तो न जाने वो उन लड़कों का क्या हश्र करे। सो इस मामले को आप खुद हैंडल करें। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो। सुबह पहले मैं उन लड़कों का बायोडाटा मालूम करता हूँ, देखते हैं मोहल्ले के किस घर की बिगड़ी औलादें हैं। याकूब साहब का लहजा फिक्रमंद था। याकूब ने दूसरे ही दिन उन लड़कों की तमाम मालूमात इकट्ठी की। 2 का ताल्लुक तो उनके मोहल्ले के काफी शरीफ घरानों से था और तीसरा 7 वाले मोहल्ले से था। उन्होंने सबसे पहले जो मोहल्ले के नौजवान थे उनके वालिद से मुलाकात की। मुबश्शिर साहब, हम जानते हैं कि आप बहुत शरीफ इंसान हैं, पर आपके इल्म में होना चाहिए कि आपका बेटा किस रास्ते पर चल रहा है। उसने तो मोहल्ले की बेटियों के साथ ही गुंडागर्दी शुरू की हुई है। ये आपने अपने बेटे की किस किस्म की तरबियत की है, आपको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। याकूब साहब गुस्से में उन्हें और भी बहुत कुछ सुना गए। मुबश्शिर दुखी अंदाज में अपने बेटे की गलती की उनसे माफी मांगते रहे और उन्हें यकीन दिलाया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मोहल्ले के दूसरे लड़के के वालिद का रद्द अमल भी ऐसा ही था। याकूब साहब ने उधर भी अपने दिल की खूब भड़ास निकाली और वो भी अपने बेटे के अमल पर शर्मिंदा थे और याकूब साहब को यकीन दिलाते रहे कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। इन दोनों के वालिद से मुलाकात के बाद उन्होंने तीसरे के घर की राह ली। उनकी मालूमात के मुताबिक उसके वालिद का नाम गजनफर था और वो मुल्क से बाहर सऊदी अरब में था। बेल बजाने पे एक बच्चा आया
जी अंकल, बेटा अपने पापा को बुलाओ। अंकल, पापा तो सऊदी अरब में होते हैं, बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। बेटा फिर मामा को बुला दे। बच्चा अंदर चला गया तो वो वहीं खड़े सोचने लगे कि पूछूंगा उसकी माँ से कि बाप घर से बाहर है तो उसने बेटे की ये तरबियत की है। जी फरमाइए। आवाज पे जब उसने नजरें उठाई तो सामने खड़ी औरत को देख के उसे यूं लगा जैसे आसमान टूट के उसके सर पे आ गिरा हो। किससे मिलना है आपको? उसे यूं खामोश खड़ा देख के वो दोबारा बोली, जी जफर। वो मुश्किल अभी इतना ही बोला था, ये गजनफर का घर है, यहाँ कोई जफर नहीं रहता। वो इतना कहती दरवाजा बंद करके चली गई। लैला, याकूब ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। वो उसे पहली नजर में पहचान गया था। वो अब भी बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन वो शायद उसे ना पहचान पाई थी। वो पहले से काफी मोटा हो गया था, दाढ़ी भी रख ली थी और चश्मा भी लगाता था, इसलिए तो वो पहचान ना सकी। अच्छा ही हुआ वो ना पहचान पाई, अगर पहचान लेती तो नफरत के साथ गालियां भी देती। याकूब के घर की तरफ वापसी के कदम बहुत भारी थे। वो खुद को घसीटते हुए अपने कमरे तक लाया। माजी की यादें उसे डस रही थी। वो खुद को कम ज़र्फ और बहुत छोटा इंसान समझ रहा था। जिस मुकाम पर आज उसकी बेटी खड़ी थी, कभी इसी मुकाम पर लैला थी। वो हर रोज लैला का रास्ता रोकता, उस पर जुमले कसता। कितनी मर्तबा वो अपने दोस्त के साथ बाइक पे उसकी वैन का पीछा करता था, घंटों घंटों उसके कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था। हालांकि वो जानता था कि उसे देखते ही वो नफरत से मुंह फेर लेती थी, पर वो फिर भी उसे तंग करता था और उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आके वो अपने वालिद के साथ कॉलेज आने जाने लगी। तो फिर याकूब ने भी अपना रास्ता बदल लिया। याकूब सोचने लगा कि क्या मेरी भी तरबियत में कमी थी? नहीं, मेरे वालिदैन तो ऐसी बेहुदगी को नापसंद करते थे। ये तो मेरे अंदर का शैतान था। हम दूसरों की बहन बेटी को तंग करते वक्त क्यों भूल जाते हैं कि हम भी बहन बेटी वाले हैं। आप कब आए? हो गई आपकी बात? फरहत उसे कमरे में देखते ही सवाल करने लगी। हाँ, हो गई बात। तुम अरीबा से कहना सुबह से वो कॉलेज मेरे साथ जाया करेगी। याकूब का लहजा दुखी था। अपनी जॉब से आप कैसे टाइम निकालेंगे? आपके लिए मसला होगा। फरहत परेशान थी। मैं मैनेज कर लूंगा। फरहत को मुख्तसर सा जवाब देके वो सोचने लगा कि शायद इसी तरह वो अपनी माजी की गलतियों का कफारा अदा कर सके।